जी, आपका 2019 में सेकंड पेपर हुआ था, उसमें आया था 4 मार्क्स के लिए। तो किन किन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है, टाइप्स बताएंगे हम, फॉर्मेशन की बात करेंगे, फंक्शन क्या है मैक्रोफेजेस का, इसकी बात करेंगे हम, और इसकी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है, उस फंक्शनल एफिशिएंसी को हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 चीज़ों की हमको बात करनी है। तो पहली चीज़ की हम बात करते हैं वो है टाइप आपका। तो ब्लड मैक्रोफेजेस होता है और टिश्यू मैक्रोफेजेस होता है। ब्लड मैक्रोफेजेस आपका मोनोसाइट कहलाता है और टिश्यू मैक्रोफेजेस हिस्टियोसाइट कहलाते हैं। जो आपका ब्लड मैक्रोफेजेस है मोनोसाइट, ये आपका फाउंड कहाँ होता है? पेरिफेरल ब्लड में। पेरिफेरल ब्लड क्या है? वो ब्लड जो कि सर्कुलेट कर रहा है इस समय बॉडी में, वो आपका पेरिफेरल ब्लड है। तो 2 टाइप के होते हैं, ब्लड मैक्रोफेजेस, टिश्यू मैक्रोफेजेस। और ब्लड मैक्रोफेजेस आपका कहाँ पाया जाता है? ब्लड मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? अगला है आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन देखो इस तरीके से है कि सबसे पहले आपका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होना है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल से बनेगा मोनोसाइट, मोनोसाइट से बनेगा ब्लड मैक्रोफेज। ये ब्लड मैक्रोफेज एक्टिव मैक्रोफेज बना सकता है या फिर टिश्यू में जाकर के टिश्यू मैक्रोफेज बना सकता है। बाकी ये आपका दिया गया है कि किस तरीके से जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। बाकी ये है कि सबसे पहले प्रीकर्सर सेल से आपका मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज सेल बनेगा। ठीक है, कहाँ पर? बोन मैरो में बनेगा। मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज से आपका मोनोसाइट बनेगा। यही मोनोसाइट आपका मैक्रोफेज बनाएगा। कैसे? 6 डेज के अंदर क्या करेगा? मोनोसाइट लीव करेगा सर्कुलेशन को और आपका टिश्यूज़ की तरफ जाएगा। वहाँ पर ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्म होगा मैक्रोफेजेस में। ये आपका टिश्यू मैक्रोफेज बना रहा है। ठीक है, ये ब्लड मैक्रोफेज वाला भी बना सकता था, आपका मोनोसाइट बना सकता था। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू मैक्रोफेजेस ने बनाया। तो इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि टिश्यू मैक्रोफेजेस आपके कहाँ कहाँ कौन से टिश्यू में किस मैक्रोफेज को क्या कहते हैं। जैसे आपके लंग्स में एल्व्यूलर मैक्रोफेज होता है, लिवर में कफर सेल्स होते हैं। ये जो मैक्रोफेज आपके बनते हैं सर्वाइव करते हैं फॉर मंथ्स। ठीक है, इनका ये लाइफ स्पैन होता है। एक पॉइंट और है कि आपका अभी हमने बात की थी मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेजेस की। वो मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेजेस से मोनोसाइट बन रहा था, उससे और क्या बन सकता है? मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेजेस से हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी बनता है। ठीक है, जो कि हमारा दिखता है किसमें? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी लीशंस में, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहाँ से आते हैं? मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज सेल से ओरिजिनेट होते हैं। अब सेकंड हेडिंग जो हमको बात करनी थी वो थी फंक्शन के बारे में हमको बात करनी थी। तो क्या क्या फंक्शंस हैं इसके अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस के बारे में। फैगोसाइटोसिस के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन इन्फ्लामेशन, थर्ड फंक्शन आपका टिश्यू रिपेयर, फोर्थ फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें आपका प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन आता है। बस इतने ही फंक्शन की बात करनी है। इसके बाद हम फंक्शनल एफिशिएंसी, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, अगली हेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो हमने इसमें आपको बताया कि मूवमेंट किस तरीके की होती है। आप बता दो कि स्लो मूवमेंट होती है, बहुत ही पर्पसफुल मूवमेंट होती है इसकी। ठीक है, फिर हमने ये बताया कि जो सूडोपोडिया है वो नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करेगा, लेकिन जो आपके वीक सेल्स हैं, इफीड सेल हैं, उनको इंगल्फ कर लेगा, वीक सेल्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को। फिर हमने आपको ये बताया कि फैगोसाइटोसिस अगर हो रहा है तो आपका मैक्रोफेजेस का एक्यूमुलेशन कहाँ होता है? उन एरियाज़ में जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है या टिश्यू डैमेज हो रहा है। किस तरीके से एक्यूमुलेशन होगा? टीमोसैक्सिस के जरिए। फिर एक पॉइंट ये बताया कि ऐसे पार्टिकल जिनका पहले सेंसिटाइजेशन हो चुका है, पहले एक्सपोजर हो चुका है बाय एंटीबॉडी, उनको हम ईजिली जो है और रेडिली जो है फैगोसाइटोज्ड कर सकते हैं। किस तरीके से फैगोसाइटोसिस होता है? इस तरीके से आपका फैगोसाइटोसिस होता है। सबसे पहले जो फैगोसाइटोज्ड पार्टिकल है जिसको हमें फैगोसाइटोसिस करनी है, और उसको हम एक वैक्यूल के अंदर हेल्ड करेंगे, हेल्ड इनसाइड अ वैक्यूल, फैगोसोम कहेंगे हम। फिर ये फैगोसोम जो है उसका फ्यूज़न होता है लाइसोसोम के साथ, फॉर्मेशन होता है फैगोलाइसोसोम। अब जो आपका लाइसोसोम था उसके अंदर हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम थे। ये लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे उस पार्टिकल को, और बाकी जो बचा हुआ पार्टिकल है वो आपका एक्सट्रूड कर दिया जाएगा, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसी पॉइंट से हम एक चीज़ कह सकते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स से लेकर के कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लाइसोसोमल एंजाइम जिनके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उनको एक इफेक्टिव डिफेंस मिल जाएगा। मतलब वो इसको झेल जाएंगे फैगोसाइटोसिस को। कौन कौन है वो? है टीबी, टी फॉर टाइफॉइड,
TB फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड B फॉर ब्रुसेलोसिस। ठीक है, एक बार अगर ये बच जाते हैं आपके डाइजेशन वगैरह से, फैगोसाइटोसिस वगैरह से, तो फिर ये उस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरी जगहों पे आपका ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में फैगोसाइटोसिस में हमने क्या क्या बात की, हमने बताया आपका किस तरीके की मूवमेंट है, हमने बताया सूडोपोडिया किसको पकड़ेगा किसको छोड़ेगा, आपके मैक्रोफेज जो है उनका एक्यूमुलेशन कहाँ कहाँ होगा, सेंसिटाइज्ड पार्टिकल के साथ क्या होगा, और किस तरीके से आपका फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस पूरी होती है और कौन उससे बचने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये पूरी चीज़ बताई। इसके बाद आपका सेकंड जो फंक्शन है वो है इन्फ्लामेशन, ये कॉज करेगा। ठीक है, इनिशिएशन और प्रोपोगेशन जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का, उसको मीडिएट करता है ये। टिश्यू रिपेयर जो है उसका इनिशिएशन करा सकता है। ठीक है, अगला है आपका इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है कि आपका जो इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन जो है ये शो करता है। अगली चीज़ इसमें यह है कि आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो मैक्रोफेजेस के द्वारा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एंटीजन प्रेजेंटेशन ही करता है। इसी पॉइंट को अगर हम सही तरीके से देखें तो ये है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो मैक्रोफेज कर रहा है। किसको कर रहा है? टी सेल्स के लिए कर रहा है। तो ये आपका इंटरेक्शन होता है मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट के बीच का। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? दे ट्रैप एंटीजन एंड प्रोवाइड इट इन ऑप्टिमल कंसंट्रेशन टू लिम्फोसाइट। अब इसमें हम और क्या बता सकते हैं कि अगर आपके जो कंसंट्रेशन हमने प्रोवाइड कराया है लिम्फोसाइट को वो ज़्यादा है, तो अगर टू हाई कंसंट्रेशन प्रोवाइड किया है तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराया है तो क्या होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो इसको बताएंगे नहीं। और आपका सेंसिटाइजेशन वाली बात भी हम बोल सकते हैं कि अगर पहले से हो रखा है तो भाई बहुत अच्छी तरीके से काम होगा आगे। फिर एक चीज़ और बोली गई कि टी सेल तभी एक्सेप्ट करता है आपका एंटीजन को अगर उसको प्रेजेंट करने वाला मैक्रोफेज जो है उसके पास एक सेल्फ MHC एंटीजन हो। ठीक है, तो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से काम होता है। एक मैक्रोफेज एक ही टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा और बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से काम होगा। ठीक है, तो सेल्फ एंटीजन वाली बात है। फिर आपका ये बताया गया है कि अगर MHC रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है कि मान लो कोई मैक्रोफेज है उसके पास डिफरेंट MHC एंटीजन है तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा टी सेल के साथ, क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट MHC वो है। ठीक है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ये आपका ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्या क्या बताया इम्यून रिस्पॉन्स में, आपका वो इम्यूनिटी वगैरह के बारे में बताया, अडेप्टिव इम्यूनिटी और उसमें इन्नेट इम्यूनिटी में क्या रोल है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से ट्रैपिंग होती है और ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में लिम्फोसाइट को पहुंचाता है। फिर सेल्फ MHC एंटीजन के बारे में एक पॉइंट बताया हमने। तो ये सारी बातें हुई हमारी। अब फंक्शनल एफिशिएंसी को हम किस तरीके से आपकी इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसको इंक्रीज़ करने के लिए लिम्फोकाइंस का यूज़ किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का यूज़ किया जा सकता है, इंटरफेरॉन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आर नॉट एंटीजन स्पेसिफिक। जैसे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस फ्रॉम एनिमल्स इन्फेक्टेड विद वन ऑर्गेनिज्म आर साइटोटॉक्सिक टू ट्यूमर सेल एज वेल एज टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये है कि अगर आपका मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया तो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर किसी एनिमल में किसी ऑर्गेनिज्म ने अगर मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है उसको, तो केवल उसी के लिए वो खतरा नहीं होगा, वो और किन किन चीज़ों के लिए होगा, ट्यूमर सेल्स जो हैं आपके उनके लिए साइटोटॉक्सिक होगा और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही केवल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है। एक्टिवेटेड आपके जो मैक्रोफेजेस हैं उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू द अनस्टिमुलेटेड क्यूशेंट मैक्रोफेज। क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके? लार्जर होगा, वो एडहेयर बेटर करेगा, स्प्रेड करेगा फास्टर ऑन ग्लास और मोर फाइगोसाइटोसिक होगा। कुछ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है वो भी सीक्रेट करेगा। जैसे आपका क्या क्या सीक्रेट कर सकता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बाइंडिंग प्रोटीन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 है इसका क्या फंक्शन होगा? ये आपका एक्ट करेगा एज अ एंडोजीनस पायरोजिन। ठीक है, और आपका इंटरल्यूकिन 2 का सिंथेसिस कराएगा। किससे कराएगा? टी सेल से कराएगा। और इंटरल्यूकिन 2 फर्दर क्या करेगा? वो टी सेल्स का प्रोडक्शन कराएगा, फैसिलिटेट द एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल का एक्टिवेशन कराएगा वो, सॉरी। तो ये वाला आपका बता दिया। फिर एक पॉइंट ये बताया गया है कि मान लो कि आपका अगर स्टिमुलेट किया गया है फैगोसाइट को, वो साइटोफिलिक एंटीबॉडी ने किया है,
तो क्या होगा, तो आपका जो लिम्फो, अगर साइटोफिलिक एंटीबॉडी या सर्टेन लिम्फोकाइंस जो हैं उन्होंने अगर स्टिमुलेट किया है मैक्रोफेज को, तो मैक्रोफेज आपका आर्म्ड हो जाएगा। इस तरीके के आर्म्ड मैक्रोफेजेस का क्या है कि ये कैपेबल होते हैं एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी के लिए। एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी के लिए ये कैपेबल होते हैं। और ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है किन चीज़ों में, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में और ग्राफ्ट रिजेक्शन में। तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी और ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही बताना था।